हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है और काफी दिक्कत भरा आज का कारोबारी सत्र। हम खुले ठीक ठाक थे क्योंकि यूएस से हैंडओवर बढ़िया था। 1/4 से 3/4% के बीच तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो खुले ठीक ठाक। एक समय 50-60 पॉइंट ऊपर था भारतीय बाजार शुरुआती ट्रेड में, पर फिर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव। इस बार 25,000 के इर्द गिर्द के जोन से हम ठंडे पड़े और खासा दबाव, और ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा होगा कि हम 200-250 पॉइंट गिरते हुए नजर आएंगे। और आज सुबह ये तो बिल्कुल भी प्राइस इन नहीं कर रहे थे हम लोग कि जिन स्तरों से घूमा था भारतीय बाजार, रिकवरी की शुरुआत हुई थी, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, आपको याद होगा, वो 24,700-750 के जोन्स, उन्हीं जोन्स को रीटेस्ट करने हम पहुंचते हुए नजर आए। लकीली उन लेवल्स को लग रहा है डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज शाम को बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स सामने आने वाले हैं। इन्फोसिस, विप्रो, ये सब दिग्गजों के नंबर्स, ऊपर से यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की डिटेल्स, ये सब आ रहा होगा, जिस पर हम लोग कल सुबह खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। तो गैप अप गैप डाउन का एक बड़ा दिन हो सकता है। एक्सिस बैंक के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, वो नंबर्स देखने होंगे और ग्लोबल मूड माल कैसा है उस पर नजर रखनी होगी। एक चीज क्लियर है, इस रैली पे, पूरे रिकवरी ट्रेड पे एफआईएस का कन्विक्शन नहीं था। एफआईएस की सेलिंग थी कैश मार्केट्स पे। मैं रोज सुबह मॉर्निंग कॉल में अपडेट कर रहा था आप लोग को कि लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं, शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, नेट लॉन्ग्स रिड्यूस होते चले गए। तो एफआईएस की इस रिकवरी ट्रेड में कोई कन्विक्शन नहीं था, और अब इवेंचुअली देखिए खामियाजा हमारे स्क्रीन पे हमारे सामने आता हुआ। ये कहानी है इस समय बाजार की। फिंगर्स क्रॉस, आज शाम के, आज रात के जो अपडेट्स आने हैं कल सुबह तक के लिए, वो थोड़े से सपोर्टिव हो जाए तो फिर से एक भरोसा बन जाएगा कि ये लेवल जो बने थे 24,700-750 के आसपास के जोन्स, फॉर द टाइम बीइंग दे आर हियर टू स्टे। देखते हैं। हाँ, आप लोग आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, थ्रेड हो, इंस्टाग्राम हो, जहां पे मौजूद हैं, जहां से देख रहे हैं, आप अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। कोशिश करूंगा कुछ क्वेरीज का आज एड्रेस करूं। हो सकता है ज्यादा लोगों की क्वेरीज पे अपन बातचीत ना कर रहे हो, आने वाले दिनों में प्लीज आपने भेजते रहिएगा। अपन बदल बदल के स्टॉक्स ले रहे हैं, किसी दिन उस पर भी चर्चा करता चलूंगा। जहां तक बजाज ऑटो की बात है, आज तो खैर दिक्कत वाला दिन था उसके लिए। भाई बजाज ऑटो के साथ इशू यह है कि वो स्टॉक वॉज प्राइस्ड टू परफेक्शन, रूम फॉर एरर नहीं था। यार पिछले एक साल में डबल से ज्यादा हो चुका है वो स्टॉक। निफ्टी 50 का काउंटर डबल से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है, तो इसका मतलब बिल्कुल प्राइस टू परफेक्शन था। हुआ क्या, कल बाजार बंद होने बाद वाले नंबर्स जो आए थे, उसमें एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो थे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ठंडे थे, पर मेरे को लगता नहीं वो रिजल्ट्स बड़े चैलेंज था। उससे ज्यादा दिक्कत हो गई, कहते हैं ना, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो था कमेंट्री। और मैनेजमेंट स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि ये फेस्टिव सीजन जो इनिशियल 10-15 दिन अब तक निकले हैं, उसमें एक्सपेक्टेशन से कहीं कम सेल्स हुई है। 5-6% मान के चल रहे थे, 1-2% की सेल्स हुई है। और बजाज के साथ वैसे अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि 125 सीसी का जो बहुत ग्रोइंग सेगमेंट बन गया आजकल, उसमें बाकी पियर्स की डोमिनेंस बढ़ रही है। इसीलिए बजाज वो 125 सीसी पे एक नया लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा था। तो खैर, बजाज के साथ इशू थे, प्राइस टू परफेक्शन था, इसीलिए करेक्ट हुआ है। पर एक बात सही है, बहुत इनिशियल रुझान है। फाडा, यानी कि इन लोग की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डीलर्स एसोसिएशन है, वो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि हो सकता है ये कंपनी स्पेसिफिक इशू हो सकता है। अभी तो फेस्टिव सीजन काफी बचा हुआ है, दिवाली के 10 दिन बाद तक फेस्टिव सीजन चलता है, तो हो सकता है सेल्स उसमें आ रही हो। उनका मानना है, उनके चैनल 6 तो अभी भी दिखा रहे हैं कि बढ़िया इस बार का फेस्टिव सीजन जाएगा। और वो कोई ओईएम्स नहीं है, वो डीलर एसोसिएशन है जो कॉन्फिडेंट है। तो अभी टू अर्ली टू टेक दैट कॉल। बजाज ऑटो का अपनी दिक्कत, प्राइस टू परफेक्शन, वैल्यूएशन रिच थे,
करेक्ट होने के लिए एक बहाना चाहिए था, वो बहाना इन नतीजों के थ्रू, बहाना उस कमेंट्री के थ्रू बन गया। पर ठीक है, जिनके पास है वो तो रखेंगे। खैर, लोअर लेवल से बजाज ऑटो फिर एक अट्रैक्टिव बाय बनेगा। पर आज की डेट में जो खड़े हुए समीकरण है उनको देखते हुए लगता है, क्योंकि कोई टीवीएस मोटर्स के वैल्यूएशन स्पेस में सबसे ज्यादा रिच है। ट्रेलिंग पे टीवीएस तो 70 टाइम्स पे ट्रेड करता है, फॉरवर्ड पे नहीं, 70 टाइम्स ट्रेलिंग पे। बजाज कोई अगर 35 पे और हीरो मोटोकॉर्प कोई 25 पे होगा तो, और उसके पीछे रीजंस हैं। टीवीएस मोटर्स की ग्रोथ और रियलाइजेशंस इन दोनों से कहीं बेहतर निकल के आए, तो बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है। तो ग्रोथ के लिहाज से तो आज भी टीवीएस मोटर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वैल्यूएशंस का कंफर्ट सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प के साथ आता है। वो वैल्यूएशन का कंफर्ट से मेरा मतलब है, जिसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट है उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। और बजाज ऑटो, क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों के होप्स डेंट हुए हैं, तो शायद थोड़ा सा और सल्क करता हुआ नजर आए स्टॉक। तो फ्रेश एंट्री के लिए अभी तो नहीं, अगर और गिर रहा होगा तब उस पर रिविजिट कर लिया जाएगा। लेकिन एज ऑन डेट, जहां पे रिस्क, अपने को एक ही चीज समझ में आती है, आपके हाथ में आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। बाजार क्या देगा किसी को नहीं पता। तो रिस्क सबसे कम, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल वर्ड ही इसलिए मैंने यूज करा था हीरो मोटोकॉर्प। तो उस लिहाज से कंफर्ट कहीं है बीबी, तो वो हीरो मोटोकॉर्प के साथ है। खैर, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करेगा। पैकिंग ऑर्डर टाइप डिस्कस तो कर लिया मैंने, इवेंचुअली करना क्या है ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा। अच्छा, ये जो केन्स है, अब केन्स के साथ सिर्फ केन्स की बात करना क्या है कि आप ईएमएस पूरी एज अ स्पेस बात करो। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की ईएमएस की जो स्पेस है तो पूरी स्पेस अट्रैक्टिव। केन्स जिसकी आप बात कर रहे हो, या वैसे सेक्टर के मदर ऑफ ऑल दीज ईएमएस डिक्सन, ये लार्जली एक्सपेक्टेड तो है कि इस क्वार्टर में जब नंबर्स आएंगे तो शायद इनके नंबर्स सबसे अच्छे आ रहा हो। पर ईएमएस एज अ स्पेस क्यों अट्रैक्टिव है ये समझा देता हूं। भाई, हमारी सरकार की पॉलिसीज बहुत फेवरेबल रही है स्पेस के लिए। वो जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, उस पर बहुत सीरियस पुश सरकार ने दिया है। बहुत फायदा हुआ इन कंपनीज को। और दुनिया के लिए वो चाइना प्लस वन जो चला था, वो आज भी थीम तूल पकड़ी हुई है। आज भी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो चाइना प्लस वन वो सब ब्यूटीफुली इस प्लेस के लिए टेलविंड्स के तौर पे प्ले आउट हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सर्विसेज की स्पेस सबसे मतलब काफी अट्रैक्टिव है इस समय। अब उसमें जिसमें आपने सवाल उठाया केन्स का, ये ध्यान रखिएगा, स्पेस में एक ही इशू है, वैल्यूएशन रिच है, और मुझे लगता है ये वैल्यूएशन रिच ही रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की टेलविंड्स है। अब केन्स के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे सरकार अब तूल दे रही है। और केन्स को तो वो OSAT सेमीकंडक्टर्स के लिए उसकी अप्रूवल मिल गई है, यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली की और टेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की मंजूरी मिली है। तो इसीलिए वो केन्स मैसिव आउट परफॉर्म कर रहा है, और अभी तो सेमीकंडक्टर का बहुत चलन चला है इस देश में। तो केन्स उस लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव। डिक्सन की इसलिए बात करता हूं हमेशा, जब स्पेस की बात करता हूं, कंफर्ट सबसे बड़ा, सबसे लार्जर प्लेयर के साथ हमेशा रहा है मेरा। और देखिए किस तरह का रिटर्न दिया है। अपन कब से 11:30 के शो में बातचीत करते रहे डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। इसमें नहीं करते थे, इसमें तो मार्केट पंचनामा तो अभी ऑफलेट शुरू करा है, अदरवाइज 11:30 पर डिक्सन की इसीलिए चर्चा करते थे। डिक्सन ने ब्यूटीफुली, जब ये कंपनी आई थी लिस्ट होने के लिए, तब से लेकर अब तक कैसी तस्वीर बदली है, कैसे ब्यूटीफुली इसने अपना दबदबा दिखाया मोबाइल्स में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। और पूरा का पूरा ग्रोथ जो चैनलाइज हुई, असली जो जनरेट करी इसने ग्रोथ, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से हुई। और अब ये आईटी हार्डवेयर की तरफ बढ़ चला है। वो लैपटॉप्स वगैरह जो बनाने का काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप वगैरह जो, टैबलेट्स वगैरह जो बनाने का काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो डिक्सन ने गजब करा है। ये दोनों कंपनी और ये पूरा स्पेस रिचली वैल्यूड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शायद अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरीज इस पूरे स्पेस की इंटरैक्ट नजर आती है। तो केन्स हो, डिक्सन हो, या आपने कोई और ईएमएस प्लेयर चुना हो, मुझे नहीं लगता किसी में भी ऐसी कोई स्पेसिफिक दिक्कत है। इंडस्ट्री सेक्टोरल टेलविंड्स जबरदस्त है भाई साहब, और दुनिया भर में एक्सेप्टेंस है।
कि इंडिया एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को तैयार हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कैसे ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स, कोई एचपी से लेकर कोई एप्पल से लेकर सब कर ही चले जा रहे हैं, अपने खुद के एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ खड़े कर रहे हैं। तो ये टेलविंड सॉलिड है, रेडा आप रखिए इस पूरे स्पेस को। यार एंजल वन, अच्छा एंजल वन से करते हैं, ब्रोकरेज एज स्पेस को नहीं रखते क्योंकि सब कंपनीज के अपने अपने इंडिविजुअल डायनामिक्स एट प्ले है। एंजल वन के सीएमडी दिनेश ठक्कर साहब से अभी कुछ ही दिन पहले, अभी कल परसों की बात है, मैनेजमेंट से बात हो रही थी। दिनेश ठक्कर साहब बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, जबकि नंबर्स एंजल वन के पीक आए थे, आपको याद होगा। पर लॉजिक सही है। ये पहले तो ठक्कर साहब का वो स्टेटमेंट कि ये अभी तो ग्रोथ कहीं नहीं जा रही स्पेस से, अभी तो क्या डीमैट अकाउंट खुले हैं, अभी तो बहुत खुलने हैं। जैसा अपन अभी कल परसों इसी शो में बीएससी लिमिटेड की चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल वही बात ठक्कर साहब ने करी है। 5-7 साल तो ये ग्रोथ कहीं जानी ही नहीं है। उसके बाद आप बात करो कि एक दूसरे प्लेयर्स के बीच में फिर मार्केट शेयर गेन्स के लिए टसल शुरू होगा। अभी तो बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा पाई ग्रो कर रहा है और सब आराम से धंधा करते चले जाए। बहुत स्वीट स्पॉट में ये ब्रोकिंग की स्पेस, ये तो बिल्कुल सही बात है। पर ध्यान रखिएगा, इस पूरे स्पेस को सबसे तगड़ा झटका लगाता है सेबी के कड़े नियमों और खास तौर पे वो एफएनओ फ्रेमवर्क के नियमों से। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन ने उस दिन बीएससी लिमिटेड की चर्चा भी करी थी, जिसको लेकर वो एक्सपायरीज हर दिन की जगह एक एक एक्सपायरी की तरफ बढ़ने की बात दोनों एक्सचेंजेस से कर दी गई है। बिल्कुल लगेगा एंजल वन के धंधे को धक्का लगेगा, पर गणित इंटरेस्टिंग है। ये देखिएगा, अभी तो ये कोई नहीं कह सकता कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका, पर एक बॉल पार्क एस्टिमेट कहता है 13 से 15% के आसपास बिजनेस इंपैक्ट होगा। पर उसी के सामने ये भी ध्यान रखिएगा 50-60% की दर से अपने क्लाइंट एडिशन, अपने कस्टमर एडिशन कर रहा है, नए कस्टमर्स जोड़ रहा है, इस दर से एंजल वन ग्रो कर रहा है। तो ये जो बिजनेस का खामियाजा है और एक साल में नए कस्टमर्स आने का सिलसिला है, ये आसानी से एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से कुछ ही क्वार्टर्स में वापस सब कुछ पटरी पे आ जाएगा और यही कॉन्फिडेंस स्टॉक में लौट रहा है। इसीलिए आपने देखा एंजल वन पिटा हुआ स्टॉक कैसे लोअर लेवल से रिकवर करते ही चले जा रहा है। और अब टारगेट की तो बात नहीं कर सकता, एक ब्रोकरेज प्रीवियस हाइज की आसपास की बात कर रही थी, वो पता नहीं मुझे कहां जाएगा नहीं जाएगा। पर टेलविंड जिसके फेवर में है, लो लेवल से बढ़िया रिकवर कर रहा है, होता तो शायद नहीं छोड़ता। आपके पास है तो मत छोड़िए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसी के बाद कोई भी डिसीजन लीजिएगा। चलिए आज का एक लास्ट और पीवीआर आइनॉक्स, मैं इसकी कहानी समझाता हूं। थोड़ा सा टफ फेज से गुजर रही है कंपनी। Q1 में नतीजे खराब हुए थे, तब रीजन था कि भाई वो इलेक्शंस का टाइम है, वो आईपीएल, वो T20 वर्ल्ड कप का टाइम था। बिल्कुल ठीक है, उससे धंधा इंपैक्ट होता है मल्टीप्लेक्सेस का। Q2 में जब आए तो परफॉर्मेंस सुधरा, पर क्या हुआ, क्या 20% की ऑक्यूपेंसी बढ़ के 25-26% की ऑक्यूपेंसी बनी, इससे ज्यादा नहीं सुधरा। सीक्वेंटली हालात फाइनेंशियल्स इंप्रूव जरूर हुए पर मिनिस्क्यूल से हुए। जबकि कोई कौन कौन सी है, वो साउथ की एक मूवी थी एनटीआर की, कल की स्त्री टू ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, उसके बावजूद ऑक्यूपेंसीज में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपटिक आया नहीं है। पर ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक फिर क्यों बहुत कूल ऑफ नहीं हो रहा, क्यों लो लेवल से रिकवर कर गया, क्योंकि अब जो फेज आया है Q3 का, फेस्टिविटीज के बीच में, हॉलिडे पीरियड के बीच में, और उसके साथ साथ ध्यान रखिए कई सारी ब्लॉकबस्टर्स की रिलीज अब आ गए सामने। मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में पुष्पा 2 आ रही होगी, मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में वो भूल भुलैया 3 आने वाली है, और वो अभी मैंने ट्रेलर देखा उस दिन अजय देवगन की सिंघम। अब वो सिंघम कौन सी वाली वो याद नहीं आ रहा, सिंघम की जो आने वाली अगली फ्रेंचाइजी दिवाली की। तो ये ब्लॉक बड़ी बड़ी बिग बजट मूवीज सामने खड़ी हुई, मच अवेटेड मूवीज सामने खड़ी हुई, तो Q3 की स्लेट और बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो जिनके पास है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए अब, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं सामने फेज अच्छा आ रहा है, और ये स्टॉक प्योरली कुछ नहीं करता, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे डिपेंडेंट है।
इसकी मजबूरी है। स्लेट जिसे कहते हैं ना अपन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे डिपेंडेंट है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट शायद अच्छा आने वाला है, होल्ड करिएगा, पर वो अच्छे कंटेंट के बावजूद क्या स्टॉक यहां से बहुत चल जाएगा? आई डाउट। इवन रिजल्ट्स के बाद जब ब्रोकरेज आई थी, ज्यादा से 10% का अपसाइड की बात कर रही थी। 10% के अपसाइड के लिए फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, ज्यादा से ज्यादा वो भी 10% के अपसाइड के लिए। तो जो है उनको तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब स्लेट इंप्रूव हो रही है। जो Q3 का फेज आ रहा है वो इंटरेस्टिंग है, पर क्योंकि टारगेट बहुत एग्रेसिव शायद यहां से निकल के ना आए, इसीलिए फ्रेश एंट्री शायद अवॉइड करनी चाहिए। अब आपने सिर्फ पीवीआर लिखा था तो मुझे नहीं पता फ्रेश एंट्री या पोर्टफोलियो के लिहाज से, तो मैंने दोनों के जवाब दे दिए। चलिए इस नोट पर समेटते हैं। आज थोड़ा सा दिक्कत वाला दिन था। वो बजाज ऑटो की कमेंट्री ने मूड बिगाड़ दिया सारे मार्केट्स का। नेस्ले का बड़ा खराब नतीजा आया। वो दिखा रहा है कि डिमांड एनवायरमेंट वहां पे भी फीका पड़ रहा है, अच्छा खासा फीका पड़ रहा है। एक ऐसी कैपिटल गुड्स मेजर एबीबी है, उसके ग्लोबल पेरेंट की कमेंट्री बड़ी खराब आ रही थी। तो आज थोड़ा सा दिन गड़बड़ा गया है। देखते हैं शाम के नतीजे और ओवरनाइट क्यूज कैसे रहते हैं। उसके बाद कल फिर रीपैच करूंगा आप लोगों के साथ सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में, दिन के दौरान चैनल पे, और फिर शाम को 3:30 बजे अपन लोग इसी प्लेटफॉर्म पे वापस मुलाकात करेंगे। ऑन दैट नोट, सी यू।